देखिए, आज के जो प्रश्न हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोग सभी प्रश्नों का सही जवाब देंगे। अगर गलत भी होता है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, ये मान के चलिए आपके एग्जाम में वे प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो कई प्रश्न को गलत कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा माइंडसेट अलग होता है। चलिए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। प्रश्न ये है दोस्तों, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से, देखिए एक शिक्षक है वो क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चों को अपने घरों के, मतलब उन सभी बच्चों से कहता है कि आपके जो घर हैं वहाँ से रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है कि आपके पास जितने भी रद्दी सामग्री हैं उनके कुछ ना कुछ उपयोगी एक तरीके से वस्तुओं को आप बनाइए। बच्चों से कहता है, कौन? टीचर कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यहाँ पर ये बताना है शिक्षक का क्या शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कहने मतलब पढ़ाने का कौन सा मतलब यहाँ पर नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल कह सकते हैं, और पुनः यूज यानी कि रीयूज और रूपांतरण करने को समझ देना। चौथा ऑप्शन कहता है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। देखिए, जैसे मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, अगर इसी तरह से आप प्रश्नों को पढ़ते हैं, निश्चित तौर पर आपके हर एक प्रश्न सही हो जाएंगे। बस प्रश्न पढ़ते चलिए, उसके मतलब को समझते चलिए, आप अपने सारे प्रश्न को अपने कॉमन सेंस के आधार पर आप जवाब दे लेंगे। जैसा कि इसका साफ साफ इसका जवाब दिख ही रहा है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, यहाँ पर टीचर का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बल्कि टीचर ये चाहता है कि बच्चों में एक तरीके से सृजनशीलता का विकास हो और बच्चे एक तरीके से कूड़ों को रिसाइकिल करें, फिर रीयूज करें, और उसमें अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो उसको बदल सकें। उनके अंदर ऐसी समझ विकसित करना और कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना कहीं ना कहीं टीचर का ये उद्देश्य है। यहाँ पर उद्देश्य टीचर का ये नहीं है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। देखिए, हर एक प्रश्न का अपना एक महत्व है, यानी कि हर एक प्रश्न का अपना महत्व है दोस्तों। बस उन सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं, हर एक प्रश्न को आप पढ़ते चलिए और जवाब देते चलिए। निश्चित तौर पर हर एक प्रश्न आपके सही होंगे। बस मेरे कहने का मतलब और क्वेश्चन के कहने का मतलब आप समझते चलिए। देखिए, प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, मतलब यूज की गई भाषा, द लैंग्वेज यूज्ड इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक में आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों कि तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए। मतलब जो पर्यावरण, यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज में अगर देखा जाए तो पाठ्यपुस्तक में क्या प्रयुक्त भाषा, मतलब कौन सी भाषा को यूज किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि तकनीकी और औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि तकनीकी और औपचारिक शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होना चाहिए, और रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए, मतलब रुचि और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। भाषाओं पर, मतलब परिभाषाओं पर बल दिया जाए ताकि भाषा को औपचारिक बनाया जाए। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके जवाब के बारे में दोस्तों। इसका जवाब बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने बड़ा आराम से इसका जवाब दे लिया कि बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा ईवीएस के पाठ्यक्रम में होना चाहिए, वही सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है ईवीएस के पाठ्यक्रम में। चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। मतलब एक शिक्षक है, एक टीचर महोदय हैं, वे क्या करते हैं, अपने विद्यार्थियों को विभिन्न
पशुओं, मतलब एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पशुओं के चित्र देते हैं और उन पशुओं पर रंग भरने के लिए कहते हैं। अब टीचर महोदय ये कहते हैं कि सब बच्चों से कि आप क्या करिए कि जो पशु आपके पास, मतलब जो चित्र आपको मिले हैं उस पर आप पशु के हिसाब से क्या करिए, उसमें चित्र भरिए जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। यहाँ पर ए उन्होंने कहा है टीचर महोदय ने कि जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। अब इस क्रियाकलाप से टीचर का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला ऑप्शन कहता है कि सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि अवलोकन का विकास करना, तीसरा ऑप्शन कहता है वर्गीकरण कौशल का विकास करना और चौथा ऑप्शन कहता है कि डाटा संग्रह का विकास करना। जवाब दीजिएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा से मतलब वही बातें हैं, यहाँ पर ऑप्शन में आप इस तरह से देखने को पाएंगे। चलिए बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ए बी सी करना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेटा संग्रह करना कट कर देते हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। ए सृजनात्मकता का भी विकास करना टीचर का एक तरीके से उद्देश्य है, अवलोकन का भी विकास करना और क्लासिफिकेशन कौशल का भी डेवलपमेंट करना, यही उद्देश्य है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये कहता है, देखिए, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को तर्क देने और उसमें विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने का अवसर प्रदान कर रहा है? दोस्तों आप बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि पक्षियों की चोंच के आकार में विभिन्नता क्यों होती है? पहला ऑप्शन कहता है, क्या बच्चे ये सोच रहे हैं? ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक पक्षी का नाम लिखिए, उनकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उनकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदत किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक पक्षी की चोंच लंबी सीधी नोकदार है और जिसके किनारे तीखे हैं वह किस प्रकार का भोजन करेगा। और चौथा ऑप्शन कहता है तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। क्या ऐसी बातें की जा रही हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, देखिए कितना ईवीएस की पैडागोजी काफ़ी कठिन है, बस थोड़ा से अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपसे चूक हो सकती है। देखिए यहाँ पर पक्षी और उसकी चोंच पर आधारित कुछ बातें कही गई हैं। यहाँ पर बच्चों को तर्क करना है, तर्क देना है और विश्लेषण करना है। ठीक है, और विश्लेषण करेंगे तो किस पर सबसे ज़्यादा वे एनालिसिस कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर गलत हो जाता है कि पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है। नहीं, यहाँ पर ये बातें नहीं हैं। एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए उसकी चोंच को आकार उसकी खाने की आदतों में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। नहीं, एक पक्षी की चोंच लंबी सीधी नोकदार है और जिसके अगर देखा जाए तो किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऐसे में तीसरा सही हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा सही है। सोचिए, जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया था ना, आज के प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा प्रश्न का। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को नीम की पत्तियां, देखिए कक्षा 5 की एक अध्यापिका हैं और वे शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती हैं। मतलब कि जो टीचर महोदय हैं शिक्षिका महोदय हैं, वे क्या कर रही हैं? वे बच्चों को आम की पत्तियां और नीम की पत्तियां उपलब्ध कराती हैं तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती हैं कि एक किस तरीके से समान है। मतलब कि आम की पत्तियां और नीम की पत्तियां किस तरीके से समान हैं और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इसमें मतलब क्या समानता है दोनों में और कैसे दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का इस्तेमाल होगा। दोस्तों कौन सी चीज़ें पर इस्तेमाल होगा? एक, परिकल्पना का करना, अनुमान का लगाना, अवलोकन का करना, मापना।
बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप सोचिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सोचने पर ही, अब यहाँ पर अंग्रेजी शब्द होता तो जल्दी आप लगा लेते ना, यहाँ पर इंग्लिश होता तो जल्दी आप लगा लेते, वहाँ आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके जवाब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बहुत सारे छात्रों ने बताया था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ अवलोकन करने की ही बात आएगी, तभी बच्चा बता पाएगा कि क्या इसमें समानता है दोनों पत्तियों में और क्या इसमें भिन्नता है दोस्तों। यानी कि आम की पत्ती और नीम की पत्ती में क्या समानता और असमानता है। ठीक है, अवलोकन करने के माध्यम से ही एक तरीके से सारी चीज़ें का जवाब पता चल पाएंगी या पता हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए हर एक प्रश्न बड़ा अच्छे है ना। चलिए, मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से अंत मुक्त वाले प्रश्न पूछती है। उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है शिक्षार्थियों का विकास करना। देखिए मीता हमेशा क्या करती हैं, मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से, मतलब मीता क्या कर रही है, अपने पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों से, बच्चों से मुक्त अंत यानी कि क्लोज्ड जो ओपन वाले प्रश्न होते हैं उनको पूछती है। उसका पूछने का उद्देश्य क्या है और छात्रों में वो क्या विकसित करना चाह रही हैं। पहला ऑप्शन कहता अभिसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन कहता सुनने संबंधी कौशल, तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए सृजनात्मक चिंतन, और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो बोलने के कौशल संबंधी की बात की जा रही है। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों कि कौन सी चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से शिक्षार्थियों में विकास किया जा रहा है। बहुत सारे छात्रों ने जवाब दे भी दिया है और वे जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, तीसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सृजनात्मकता विकसित करने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सृजनात्मकता का विकास करना वे चाह रही हैं, क्रिएटिविटी का विकास करना चाह रही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। एक बार प्रश्न फिर दिखा देता हूं। देखिए मीता अपने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ज़्यादा पढ़ना है तो थोड़ा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए हमने दे दिया, आप दूसरे का भी ले लीजिए। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं आगे प्रश्न के बारे में। पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान, देखिए अभिसारी चिंतन अलग है, वो तो चले छोड़ो, ये सब यहाँ बातें अब नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बताने लगो तो काफ़ी समय लग जाता है। पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। ठीक है, या बनाया गया है कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर ये बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम, जो वर्तमान का सिलेबस है, कुछ सामान्य विषयों के आधार पर चुना गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं होंगी पर्यावरण में। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। ठीक है, थीम के हिसाब से अगर आप चलते हैं, 6 थीम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है शिक्षा को क्या करना चाहिए। शिक्षा केवल पूर्व निर्धारित विषयों पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बार फिर से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को क्या कहती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित या आधारित, खोज आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल इसका जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पहला सही हो रहा है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा, जैसे कि बच्चे ने 1 पास किया, मान लेते हैं 3 में बच्चा अब गया हुआ है, तो 2 से, जब 3 का जो सिलेबस होना चाहिए 2 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 2 से इंटरलेट होना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि बच्चा समझ पाए। जो 2 में उसने पढ़ा था तो 3 में भी कुछ चीज़ें, मतलब 2 की भी कुछ चीज़ें 3 में मिल जाती हैं, तो बच्चे को समझने में सहजता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों।
एक शिक्षिका कक्षा 5 में जल संरक्षण समूह पर चर्चा का आयोजन करता है। ठीक है, एक शिक्षिका है, सॉरी शिक्षक है, एक टीचर महोदय हैं, वे कक्षा 5 में क्या बताते हैं, जल संरक्षण पर सामूहिक चर्चा का आयोजन करते हैं या सामूहिक या समूह चर्चा का आयोजन करते हैं। और इस सामूहिक चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, सभी शिक्षार्थियों में बोलने का अवसर प्रदान करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, और तीसरा ऑप्शन कहता है प्रभावशाली तरीके से कक्षा का प्रबंधन करना, और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो शिक्षार्थियों का जांच करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। एक टीचर महोदय हैं जो बच्चों में जल संरक्षण को में सामूहिक चर्चा के बारे में कह रहे हैं। अब टीचर ऐसा क्यों करना चाह रहा, आपको बताना है दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर केवल ये है, यहाँ पर अगर देखा जाए ए और डी सही हो जाता है, सी और डी सही हो जाता है, और ए और बी सही हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह के कल से मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दूंगा। ठीक है, जब क्या हो कि यहीं पर विकल्प एक सामने मिले तो क्वेश्चन पढ़ने में और उसका जवाब देने में दिक्कतें ना हो। ठीक है, कोई नहीं, कल से इस पर मैं फोकस करूँगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी करना, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए और बी की बात करते हैं, सभी बच्चों में शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना और बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाता है। ठीक, चलिए कल से मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा कि इस तरह के प्रश्न जो आए उसके विकल्प बिल्कुल सामने हो, ताकि आपको जवाब देने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। चलिए, अवलोकन तथा अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक माने जाते हैं या संकेतक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित इवैल्यूएटेड करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है दोस्तों। अवलोकन और रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक के रूप में अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ें सबसे कम उपयुक्त है। समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना, कक्षा में गतिविधियों का संचालन करना, समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अवलोकन तथा अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है दोस्तों। तो इसका जवाब दीजिएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना। ऐसी बातें सबसे कम उपयुक्त होंगी आकलन में, क्योंकि अगर बच्चों को कागज पेंसिल परीक्षा मतलब एक तरीके से परीक्षा आयोजित कराते हैं तो बच्चों को आकलन करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगाया। 5वीं कक्षा की शिक्षिका ने क्या किया, उसके शिक्षार्थियों ने अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगाया और हर 2 दिन के बाद वे लंबाई जांचते हैं और लिखते हैं, और 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने परिणामों के ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। क्या अच्छी बातें हैं। इस कार्य में जिन परिक्रमण कौशलों पर बल दिया गया है वे कौन से हैं। परिकल्पना और अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना और अनुमान लगाना, गणना करना, अनुमान लगाना और नापना और संप्रेषित करना। जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इसका जवाब दे पाते हैं। थोड़ा से कठिन प्रश्न है और सरल भी है, बस अगर थोड़ा से माइंड लगाते हैं तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नापना तथा संप्रेषित करना जो सोच रहे थे वो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा जो आप लोग सोच रहे थे। ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। यह अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी। पहला ऑप्शन कहता है प्रेक्षण और चर्चाओं के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन कहता है प्रेक्षण प्रयोग निष्कर्ष निकालने के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन कहता है सर्वेक्षण के द्वारा, चौथा ऑप्शन कहता है प्रेक्षण के द्वारा। जवाब दीजिएगा, बिल्कुल कठिनाई मत महसूस करिएगा, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
ठीक है, चलिए इसके जवाब के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने की बात की जा रही है दोस्तों। तो कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। अवधारणा कक्षा 5 के विद्यार्थियों में किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होंगी? प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष के द्वारा दोस्तों। चलिए ये लास्ट प्रश्न होगा, बस यही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइम बड़ी वीडियो बन जाती है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ी वीडियो बन गया, बाद में देख लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता है? विश्लेषण, सहयोग, न्याय के लिए सरोकार, संधारण। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता है। आकलन का संकेतक नहीं हो सकता है, जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा संधारण करना, न्याय के लिए सरोकार। हाँ ठीक है, संधारण ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? संधारण मतलब हो जाता है एक तरीके से धारणा कोई बना लेना, मतलब कि ये इस आकलन का माप नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक और प्रश्न अगर आप कहें तो सॉल्व कर ही लेते हैं। थोड़ा से प्रश्न जो हैं इधर उधर हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का आकलन सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन कहता है समाज, संस्कृति, परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रत्यास्मरण और कौशल के करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों के में संज्ञानात्मक संवर्धन करना। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए और भी प्रश्न है जो कि हम कल देखेंगे। आज मुझे थोड़ा से काम है और मुझे कहीं निकलना होगा, इसलिए। वैसे तो एक ही प्रश्न है, पढ़ देता हूँ भाई। एक प्रश्न है तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से मतलब स्टोरीज मतलब जो होती हैं उसका एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि यह बच्चे को संवेदनशील बनाता है। क्या ऐसी बातें हैं? इनके द्वारा बच्चों में पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, मतलब एक तरह बच्चे उनके साथ मतलब एक तरह जुड़ सकते हैं। और पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है। वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल डी सही है, केवल ए और बी सही है, और सी और ए सही है, और केवल बी सही है। जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दूसरा, ए और बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बता देता हूँ ए और बी में है क्या। या बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए, और दूसरी बात करते हैं इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से बच्चे पात्रों के साथ क्या होता है, जो कहानी बताई जाती है उसके साथ क्या होता है, अपने आप को जोड़ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर सेंसिटिविटी आएगी। और ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, इसको कट कर दीजिए। ठीक, ये रहा आपके 14 से 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को क्लासेज बेहतर लगी हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू रहें तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। देखिए हमने सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा और आपने स्वयं अपने आप से जवाब दे लिया। मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन में सारे छात्रों ने अगर अच्छे से ईमानदारी से जवाब दिया होगा तो 10 से 12 क्वेश्चन उनके सही होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन बहुत है भाई, 15 क्वेश्चन में 10 से 12 ही सही होता है। 15 में 15 कौन सही करता है? ठीक है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 15 में उधर आप देखेंगे तो कितने सही हो सकते हैं, उधर भी आप 12-15 सही कर लेते हैं, सॉरी 12-13 सही कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन भर होता है। ठीक है, ईवीएस में अगर किसी का 25 सही हो रहा, 28 सही हो रहा तो फिर ये समझ ले कि बहुत अच्छा है वो। ठीक है, उसकी तैयारी समझ लो बहुत बेहतर है। ठीक, इतना ही हो सही होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।